ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथेसिस, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एरर। परिकल्पना क्या है, परिकल्पना का अर्थ, परिकल्पनाओं के प्रकार और परिकल्पना त्रुटि, जो कि आपके एमएड, नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपसे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, वन टेल, टू टेल, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल हाइपोथेसिस के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड के साथ में ये आपके हायर के जो एग्ज़ाम हैं आपके बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर और एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। चलिए हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस या परिकल्पना क्या होती है, क्या मीनिंग होता है उसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपोथेसिस की। जब हम अपने टॉपिक का फाइनल सिलेक्शन कर लेते हैं या जिस टॉपिक पर हमको रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी होती है या जिस प्रॉब्लम का हम सिलेक्शन करते हैं, जिस समस्या का हमने चुनाव किया होता है, फिर उसके आगे के प्रोसीजर को, उसके समाधान को, उसके सॉल्यूशन को किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो उसके लिए क्या होता है, सीधे शब्दों में जब शोधकर्ता रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, रिसर्च टॉपिक का चयन कर लेता है, तब वो उसका अस्थायी समाधान या टेंटेटिव सॉल्यूशन के लिए कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्यों को फ्रेम करता है। उन सेंटेंसेस को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। वो हाइपोथेसिस जो बनती हैं वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है, किस तरह से आपको स्टडी आगे बढ़ानी है, किस तरह से आपको डेटा कलेक्शन करना है या आंकड़ों को एकत्र करना है और किस तरह से आपको अपने वेरिएबल की स्टडी करनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, शोधकर्ता जो होता है उसके लिए जो हाइपोथेसिस होती हैं वो क्या होती हैं। हाइपोथेसिस वर्क्स एज एन लाइट हाउस इन पाथ ऑफ रिसर्च। परिकल्पनाएं अनुसंधान पथ में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई टॉपिक यहाँ पर ले लिया है, टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया है, अब आपको आगे किस तरह से अपनी स्टडी को बढ़ाना है। तो जब आपकी स्टडी आगे बढ़ेगी वो काम होता है हाइपोथेसिस का, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी स्टडी से संबंधित, अपनी प्रॉब्लम से संबंधित क्या होते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन बना के चलते हैं यहाँ पर कि ये हमारे जो फाइनल रिजल्ट होंगे वो इस तरह से हो सकते हैं। हाइपोथेसिस जब आप बनाएंगे तो आगे हम उसको टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। तो क्या होता है, शोध समस्या का अंतिम रूप से निर्णय हो जाने के बाद या सिलेक्शन हो जाने के बाद जब उसके समाधान की प्रक्रिया को हम आरंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, कौन सी दिशा में हमको जाना है, कहाँ से हमको डेटा कलेक्ट करना है, तो ये काम होता है हाइपोथेसिस का या परिकल्पनाओं का। परिकल्पनाएं जब आप बना लेते हैं तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, वहाँ पर आपके एनर्जी का भी लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम यहाँ पर, आफ्टर द फाइनल डिसीजन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च टॉपिक के, ठीक है, या जो हमारी समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसके फाइनल सिलेक्शन के बाद में देयर सॉल्यूशन प्रोसेस बिगिंस, तब उसका समाधान का, सॉल्यूशन की प्रक्रिया या प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपको डेटा कलेक्शन करना होता है, आंकड़ों को एकत्र करना। बट बिफोर स्टार्टिंग टू कलेक्शन ऑफ डेटा इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन फॉर्म इन विच डायरेक्शन प्रोसीड। लेकिन डेटा कलेक्ट करने से पहले हमको कुछ डायरेक्शन डिसाइड करने होते हैं, किस वे में आपको डेटा कलेक्ट करना है, कैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, कौन से ग्रुप्स में आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कुछ डिफ़ाइन करना होता है। बॉन डेलिन के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस वर्क्स एज ए लाइट हाउस इन पाथ ऑफ रिसर्च। परिकल्पनाएं अनुसंधान पथ में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती हैं। ये आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको लाइट देते हैं, आपको नेक्स्ट प्लेस पे लेकर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाते हैं, किस तरह से आप आगे अपने रिसर्च को बढ़ाएंगे। हाइपोथेसिस, परिकल्पना, जो आपका कॉम्बिनेशन है टू इंग्लिश वर्ड का, ठीक है। हाइपोथेसिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंग्लिश वर्ड, दो इंग्लिश के वर्ड का कॉम्बिनेशन है। और वो इंग्लिश का वर्ड लिया गया है आपका ग्रीक भाषा के हाइपोटी
थे नहीं, जिसका मीनिंग है टू पुट अंडर और टू सपोज़ कि किसी के अंदर या किसी का डीप अध्ययन करना, या टू सपोज़ या मानकर चलना। हाइपो प्लस थीसिस से मिलकर बना है आपका हाइपोथेसिस। हाइपो का मीनिंग है यहाँ पर टेंटेटिव या संभावित, और थीसिस का मीन्स है आपका यहाँ पर स्टेटमेंट या समाधान। तो हाइपोथेसिस का एक लाइन में मीनिंग क्या है? किसी प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन या किसी समस्या का संभावित उत्तर। ठीक है, हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, परिकल्पना किसी समस्या का संभावित समाधान है, ऑफ द रिलेशन उनके संबंधों का। किनके संबंधों का? जो हमारी स्टडी में वेरिएबल, जो चर शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे, उन दोनों के रिलेशनशिप की बात यहाँ पर होती है, उनका अध्ययन होता है। और जो चर हैं आपके वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट द रिसर्चर रिसर्च वर्कर्स गेस एज टू द प्रोबेबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो हाइपोथेसिस होती है आपकी परिकल्पना होती है, वो क्या होती है? वो आपके जो रिसर्च होती है, जो आपकी स्टडी होती है, उसका अनुमान होता है कि हमारे आउटकम हमारी स्टडी की क्या आएंगे। टेंटेटिव आउटकम हम यहाँ पर हाइपोथेसिस के थ्रू फ्रेम करते हैं कि संभावित जो हमारा समाधान होगा, जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी, वो क्या होंगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। व्हेन बिफोर एनी पर्सन एनी प्रॉब्लम अराइज, किसी व्यक्ति के मन में या किसी व्यक्ति के दिमाग में जब किसी समस्या की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो क्या होता है? उसके मन में एक विचार आता है, एक समाधान आता है। देन ही थिंक्स अबाउट इट्स सॉल्यूशन, सब उसके मन में उसके निवारण के लिए उपाय सोचने लगता है, उसके मस्तिष्क में एक समाधान आता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट विच मेजर कम्स इन हिज माइंड, जो उसके मन में आता है, और वो समाधान जो उसके मन में आता है, जो संभावित समाधान या टेंटेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, या प्रोबेबल सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है? अस्थायी होता है। वहाँ हमको पता नहीं होता है कि ये आगे सत्य होगा कि असत्य होगा, लेकिन हमारे मन में आता है। हम लास्ट में जब टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हम उसको जानेंगे। इट्स अनदर मैटर डेट लेटर ऑन इट प्रूव्स ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हम ये बात की बात है, ठीक है, कि वो सिद्ध सत्य होगा या प्रूव होगा कि हमने जो हमारे मन में सॉल्यूशन आया था, जो समाधान आया है, वो सत्य है या असत्य है। तो वो आगे की स्टेज रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी चित्र को देखने पर एक संपूर्ण दृश्य आपके मस्तिष्क में उभर कर आता है, वैसे ही परिकल्पनाओं पर आधारित निष्कर्षों का सामूहिक रूप सामने आने पर समस्या का रूप निखर कर सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी स्टडी के लिए, अपने डिसर्टेशन के लिए, अपनी थीसिस के लिए किसी प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया है, किसी रिसर्च टॉपिक को आपने ऑप्ट किया है, तो आप जब किसी के सामने उस रिसर्च टॉपिक को रखेंगे तो वो वहाँ पर जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो वहाँ पर इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डीप नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आप अपना टॉपिक विद हाइपोथेसिस रखेंगे तो अगले पर्सन को बहुत क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्टडी कौन से वे में जाएगी, आपकी स्टडी की क्या ऑब्जेक्टिव थे, और आपकी स्टडी के जो आउटकम्स होंगे प्रोबेबल क्या होंगे वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं के प्रकार। लेकिन उससे पहले हम एक बार बात कर लेंगे यहाँ पर हाइपोथेसिस के सोर्स क्या होते हैं या हाइपोथेसिस के स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस को जब हम फ्रेम करते हैं तो वहाँ पर हम क्या क्या हेल्प लेते हैं। सबसे पहले आप स्टडी करते हैं रिव्यू लिटरेचर की, जो प्रीवियस स्टडी हो चुकी हैं आपके टॉपिक से संबंधित, आपके वेरिएबल के संबंधित या आपके सिमिलर प्रॉब्लम से संबंधित। तो आप उनको स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं किस तरह के प्रीवियस में हाइपोथेसिस फ्रेम हुए थे, उनकी आप हेल्प लेते हैं और वो आपकी स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड, जो आपका लास्ट का जो आपका
प्रीवियस टॉपिक था और जो आपका करंट का टॉपिक है, तो आप उसका जो पुराना डेटा होता है, पुराना रिकॉर्ड होता है, उसको आप कंसर्न करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, ये किस तरह से किया था, क्या रिज़ल्ट आया था और कौन कौन से क्लूज़ आपको वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्कशन विद कलीग्स एंड एक्सपर्ट। आप अपने मित्रों के साथ में बात करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में कि किस तरह से होना चाहिए। तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके साथ रिसर्च कर रहे होते हैं, वो भी आपको थोड़ा सजेशन देते हैं। आप आपस में कन्वर्जेसन करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और आपको हेल्प मिलती है। आपका जो टॉपिक होता है, आपकी जो प्रॉब्लम होती है, या आप किसी एक्सपर्ट से भी इसमें बात करते हैं कि समस्या की ओरिजिन क्या थी, आपकी किस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म किए थे, उसी तरह आपको यहाँ पर हाइपोथेसिस फॉर्म करनी है। तो आपके कुछ हैं यहाँ पर जो सोर्स हैं, लेकिन अब उनको छोड़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की या परिकल्पना के प्रकार। तो पहला प्रकार है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी, चरों की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली सिंपल हाइपोथेसिस, साधारण परिकल्पना। सेकंड आपकी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जटिल परिकल्पना। सिंपल का मतलब आप समझेंगे यहाँ पर उस तरह की हाइपोथेसिस जहाँ पर 2 वेरिएबल यूज़ होते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल कौन से हो सकते हैं? 2 वेरिएबल आपका इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट हो सकता है, इंटेलिजेंस एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, पर्सनालिटी सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ हो सकती है। कोई भी 2 टॉपिक की यहाँ पर 2 वेरिएबल की बात होती है, 2 चरों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चर का यूज़ होता है, 2 वेरिएबल यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जटिल परिकल्पना। यहाँ पर हम 2 से अधिक वेरिएबल का यूज़ करते हैं, 2 से अधिक चरों का यूज़ होता है। वो चर आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले वाले में क्या था, सिंपल वाले में इंटेलिजेंस और अचीवमेंट को हमने लिया था। अब यहाँ पर हमारे 2 से अधिक वेरिएबल होने तो क्या हो जाएंगे, आपका यहाँ पर मेंटल हेल्थ हो जाएगा, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, आपका 2 हो गए। तीसरा आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल को यहाँ पर अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं। ओके, ठीक है। और अगला नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कुछ विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर जो हाइपोथेसिस होती हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। कई प्रकार होते हैं हाइपोथेसिस के, हम यहाँ पर कुछ मेन टाइप्स हैं उनकी बात यहाँ पर करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखो, पहला आपका जो प्रकार है वो है रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं शोध परिकल्पना या वर्किंग हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ हम इसको बोलेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस, शोध परिकल्पना या वर्किंग हाइपोथेसिस। क्लियर? इसको हम डिनोट करते हैं H1 से, ठीक है, और हम इसको किस किस नाम से जानते हैं? रिसर्च हाइपोथेसिस को हम जानते हैं साइंटिफिक हाइपोथेसिस, वैज्ञानिक परिकल्पना, ऑपरेशनल ऑफ हाइपोथेसिस, व्यवहारिक परिकल्पना, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, अनुभव गम्य परिकल्पना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, विकल्पीय परिकल्पना। ठीक है, तो जो आपका रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, इनके जो नीचे नाम दिए हैं इन नामों से भी हम इसको जानते हैं और इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस में जो हमारा टॉपिक होता है, ठीक है, उससे संबंधित जो आप स्पेसिफिक थ्योरीज होती हैं, जो आपने स्पेसिफिक वेरिएबल लिए होते हैं, उनके डिडक्शन की बात यहाँ पर की जाती है। तो शोधकर्ता यहाँ पर फेथ के साथ में, अपने ट्रस्ट के साथ में इस तरह की हाइपोथेसिस को फ्रेम करता है, फार्मूलेट करता है, जो एक्यूरेट हैं और किसी न किसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो जो शोध परिकल्पना आपकी होती है या जो रिसर्च हाइपोथेसिस आपकी होती है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। इसको हम 2 वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिशात्मक परिकल्पना। सेकंड आपका
नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या अदिशात्मक हाइपोथेसिस परिकल्पना। जो डायरेक्शनल आपकी हाइपोथेसिस होती है उसको हम वन टेल, ठीक है, या एक पुच्छीय परिकल्पना भी कहते हैं। नॉन डायरेक्शनल को हम द्विपुच्छीय परिकल्पना भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ और आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, वन टेल टू टेल। तो जो डायरेक्शनल होती है वन टेल होती है और जो नॉन डायरेक्शनल होती है वो टू टेल होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्शनल की, ठीक है, डायरेक्शनल या दिशात्मक आपकी, या जिसको हम बोलते हैं वन टेल। द हाइपोथेसिस विच स्टिपुलेट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड डिफरेंसेस और रिलेशनशिप आर टर्म एज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यहाँ पर जब हम हाइपोथेसिस का क्रिएशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या होता है, हमको यहाँ पर हम दिशा को निर्धारित कर देते हैं। हम मानकर चलते हैं कि ये वाला वहाँ पर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल इन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट रादर देन मेल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने पहली डायरेक्शन दे दिया। यहाँ पर क्या है कि फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म वेल, जो महिला छात्राएं हैं, जो फीमेल छात्राएं हैं, उनका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बॉयज़ से अच्छा होता है। तो आपने डायरेक्शन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल, कोई दो व्यक्तियों के समूह हैं जिनकी बुद्धि का या इंटेलिजेंस का डिफरेंस का हमको स्टडी करनी है। तो वहाँ पर क्या मान लेगा जो रिसर्चर है आपका, समूह आ या समूह का या कुछ भी ग्रुप बी से ज़्यादा सुपीरियर है। तो यहाँ पर हमने पहले ही मान लिया, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो फ्रेम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है, यहाँ पर जो ग्रुप है आपका, इंटेलिजेंस लेवल आपने चेक करना था ग्रुप ए ग्रुप बी का, तो यहाँ पर आप क्लियरली नहीं बोलते हैं कि उस ग्रुप का होगा, कि ए ग्रुप का ज़्यादा होगा कि बी ग्रुप का ज़्यादा होगा। किसी अंतर का उल्लेख नहीं करते हैं, किसी डिफरेंस का उल्लेख नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ए रिसर्च हाइपोथेसिस विच डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। यहाँ पर हम किसी दिशा को स्पष्ट नहीं करते हैं कि कौन से वे में जाएगी। महिलाओं का भी, जो आपकी फीमेल स्टूडेंट थी उनका भी ज़्यादा हो सकता है और बॉयज़ का भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म डिफरेंटली इन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ऊपर वाले में क्या था, डायरेक्शनल में डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया कि महिलाओं या फीमेल्स का जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है वो ज़्यादा होगा और बॉयज़ का कम होगा। नीचे वाले में उन्होंने देखो कोई दिशा नहीं दी, कोई डायरेक्शन नहीं दी है, दोनों का हो सकता है। जब आप टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा कि मेल का ज़्यादा है कि फीमेल का ज़्यादा है। तो इसको हम टू टेल भी कहते हैं, दो पुच्छीय भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना, निराकरणीय परिकल्पना, ठीक है। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है इसको हम H0 से डिनोट करते हैं। और नल हाइपोथेसिस में जो वेरिएबल यूज़ होते हैं हमारी स्टडी में, उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाया जाता है। इन नल फॉर्म द रिसर्चर मेक स्टेटमेंट दैट नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट। कोई संबंध नहीं है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, या देयर इज़ नो रिलेशनशिप और सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लर्निंग एबिलिटी, ठीक है। या एक अगला एग्जांपल हो सकता है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ हाई स्कूल एथलीट्स एंड दैट ऑफ नॉन एथलीट्स। तो यहाँ पर हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं तो दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं, या बुद्धि और समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं है, ठीक है। जो भी वेरिएबल आपके यूज़ होंगे तो उनके बीच में आपको यही कहना होता है कि कोई सार्थक अंतर नहीं है। हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जब नल हाइपोथेसिस आप बनाते हैं तो दोनों जो आपके वेरिएबल होते हैं उन दोनों के बीच में किसी रिलेशनशिप की बात यहाँ पर नहीं की जाती है, ओके। तो यहाँ पर हम इसको टेस्ट करते हैं। स्टैटिक्स यूज़ करने के बाद में एक्सेप्ट होती है कि रिजेक्ट होती है, वो आगे के आपका प्रोसेस होता है। लेकिन नल हाइपोथेसिस में हम मान के चलते हैं कि दोनों चरों के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है, या दोनों चरों के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है, या देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एक्स
वेरिएबल बाई, एचर आ एचर बा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। तो ये जो आपकी हाइपोथेसिस होती है, इसमें क्या होता है, व्हेन रिसर्चर मेक ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। यहाँ पर जब आपकी जो स्टडी होती है, जो आपका टॉपिक होता है, उसके ऊपर आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं, डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस यहाँ पर ये होगा और हमारे आउटकम हमको क्या वहाँ पर मिलेंगे। द हाइपोथेसिस टेक्स द डिक्लेरेटिव फॉर्म। यहाँ पर डिक्लेरेशन होती है हमारी, जो हमारी हाइपोथेसिस होती है। फॉर एग्जांपल, द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन डेट ऑफ द इंट्रोवर्ट। तो यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन पहले ही दे दिया। जो एकेडमिक अचीवमेंट होता है, वो जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे हैं, आपके बहिर्मुखी बच्चे हैं पर्सनालिटी में, उनका इंट्रोवर्ट से ज़्यादा होता है। तो ये आपके डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस का फॉर्म है। ठीक है। या अगला है आपका टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल विल डिक्रीज देयर टेस्ट एंजाइटी। तो यहाँ पर भी इन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया, अगर हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं तो बच्चे के अंदर जो टेस्ट देना है, टेस्ट की जो भय रहता है, जो परीक्षा की चिंता रहती है, वो दूर होती है। तो डिक्लेरेटिव फॉर्म में आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका डी, क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस, प्रश्नवाचक परिकल्पना। तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, जो आपका क्वेश्चन फॉर्म हाइपोथेसिस होती है, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक होता है, जो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट होता है, या जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर हम जो हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में होती है। और ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन अराइज हुआ है वहाँ पर, या कोई क्वेश्चन पूछा गया है और हम उसको, उसके आउटकम को सपोज करके वहाँ पर देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है आपका, बिल टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डिक्रीज देयर टेस्ट एंजाइटी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम बच्चों को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू पढ़ाएंगे तो क्या उनका जो टेस्ट देने का, जो उनको परीक्षा देने में भय रहता है, जो चिंता रहती है, वो दूर होगी। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में रहती है। इसके बाद में कॉजुअल हाइपोथेसिस आपकी हो जाएगी। ठीक है, कारण वाली। तो यहाँ पर क्या होता है, हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, कि दूसरे वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपका, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आपका स्टैटिकल हाइपोथेसिस आपकी, या सांख्यिकी परिकल्पना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं स्टैटिक्स की, तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होती है वो स्टैटिकली फॉर्म में होती है। यहाँ पर हम उनके मीन की बात करते हैं, उनके मीन के डिफरेंसेस की बात करते हैं, उनकी एज के डिफरेंसेस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप यहाँ पर ग्रुप ले लेंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है। तो ग्रुप ए ग्रुप बी में क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम उन दोनों ग्रुपों के मीन की बात करेंगे कि उन दोनों के ग्रुप में एवरेज में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, उनका मीन ज्ञात करेंगे दोनों का, उनमें डिफरेंसेस देखेंगे, फिर बताएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपका। तो ये आपकी स्टैटिकल हाइपोथेसिस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथेसिस एरर की, परिकल्पना त्रुटि की। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके नेट जीआरएफ, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर, ठीक है, इसमें क्या होता है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। जब हम हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं, नल हाइपोथेसिस को, और वो ट्रू होती है लेकिन तब भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा एरर। दूसरा टाइप 2 एरर, इसको हम बीटा एरर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, फाल्स होगी, ठीक है, तब भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले में क्या है, ट्रू है, तब भी हमने रिजेक्ट कर दिया, वो टाइप 1 एरर है आपकी, अल्फा एरर। यहाँ पर क्या है, हाइपोथेसिस आपकी फाल्स है, ठीक है, असत्य है परिकल्पना, लेकिन तब भी आपने उसको स्वीकार कर लिया है, तो ये आपकी बीटा एरर है। तो यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस को पढ़ा, हाइपोथेसिस के टाइप्स को पढ़ा, और हाइपोथेसिस की विशेषताओं का आपको एक स्नैप दे दिया जाएगा। कुछ विशेषताएं हैं हाइपोथेसिस की जो टेस्टेबल हो आपकी और एक्सटेंसिव हो आपकी, जो
जो आपने बनाई प्रिसाइज वे में हो आपकी, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था हाइपोथेसिस के बारे में। वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।